दिग्विजय सिंह का दावा है कि सभी कांग्रेसी नेता विधायक एकजुट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में किसी तरह की कोई अंतर्कलह नहीं है। ये दावे तो लगातार उस दिन से किए जा रहे हैं जब से कांग्रेस ने बतौर उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान किया। राजनीतिक फिजाओं से जो बयान सामने आ रहे हैं उसके तहत आइए करते हैं चर्चा शुरू। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता निशांत बिसेन जी, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करते हुए हिमानी जी, दिग्विजय सिंह जी से जब यह पूछा गया कि क्या कांग्रेसी विधायकों को दूसरे प्रदेश ले जाया जा रहा है, वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम जी। तो ऐसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, ना तो उन्होंने हाँ कहा ना कहा। देखिए, ये सवाल जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाता है कि विधायक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इस तरह की जरूरत बन पड़ी है कि हमें विधायकों को ले जाकर कहीं बंद करना पड़ेगा या कहीं दूसरे प्रदेश में ले जाकर सुरक्षित रखना पड़ेगा। मतलब विधायक सुरक्षित नहीं है। और ये एक इतिहास है, जैसे मैं आपकी पूरे पैकेज में भी सुन रही थी कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे आप अक्षय कांति बम वाला मामला ले लीजिए, चाहे 2020 में जब ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार गिराई थी, तो ये सब सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। ना तो कांग्रेस का कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और अगर संपर्क में होता तो आपको और हमको कानो कान खबर भी नहीं होती। जिस तरह से उन्होंने मैंने आपको उदाहरण दिया 2020 में किया था या अक्षय कांति बम के समय पे किया था कि 8:30 बजे तक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहा था। 2020 में भी तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिली थी। क्या इस बार भी वही पटकथा लिखी जानी है क्या? वही मैं बोल रही हूँ कि ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तब देखने को मिलती है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जब हुई थी उससे पहले किसी को कानो कान खबर नहीं लगने देते हैं। इनका जो तंत्र है वो जासूसों से ज्यादा उस तरीके से काम करता है। और जब इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं तब आप यकीन मानिए कि कांग्रेस का कोई भी विधायक न इनके संपर्क में है, न क्रॉस। निशांत बिसेन जी, मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस का दावा है कि हमारे विधायक ना संपर्क में है, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, फिर आप जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हर पार्टी को यह अधिकार देते हैं कि वो कितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं जी। हम पूरे तरीके से संवैधानिक और कानूनी दायरे में हैं और हमने अपना तीसरा प्रत्याशी उतारा है। हम अपने 2 प्रत्याशियों की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत है। इसके बाद विधायकों की स्वतंत्र इच्छा है कि वो किसे मत देना चाहते हैं। अगर कांग्रेस के विधायक मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास रखते हैं, मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस को वोट देना, बीजेपी को वोट देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, तो ये उनकी इच्छा है। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है 1969 का, जब राष्ट्रपति के चुनाव थे। नीलम संजीव रेड्डी आधिकारिक प्रत्याशी थे कांग्रेस के। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी जी को वोट देने के लिए कांग्रेस के सांसदों से अंतरात्मा के आवाज पर अपील की। नतीजा क्या रहा? वीवी गिरी जी चुनाव जीते, राष्ट्रपति बने। तो मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी का स्मरण कांग्रेस के नेताओं को होगा, माननीय कांग्रेस के विधायकों को होगा। वो अपने अंतरात्मा के आवाज सुनेंगे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। ठीक है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप पिछले 2 दिनों से बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के हर बयान को टटोल रहे होंगे। अंतरात्मा की आवाज की चर्चा हो रही है, चर्चा को क्रॉस वोटिंग की भी हो रही है। एक तरफ तनाव और डर है, दूसरी तरफ विश्वास है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है दोनों तरफ से कि 500% जीत हमारी होगी। आपका विश्लेषण? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो अनुसूचित 10, दूसरा एक्सेस 48 वोट्स बीजेपी के पास, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन का कैंडिडेचर। अगर ये स्थितियां ना होती तो शायद ये तीसरा कैंडिडेट नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये माना जाता है कि अगर सीनियर लीडरशिप कोई टिकट प्राप्त करती, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से नाम नहीं आता, तो शायद कांग्रेस के अंदर खानों में कोई आवाज नहीं खनकती, कोई बर्तन नहीं बजता। और यही बर्तन की आवाज ने भारतीय जनता पार्टी की, जो उसके अभी बकाये के राज्यों में उसने करके दिखाया है, उस घंटी को बजा दिया है।
आपको याद होगा कि 3 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा सिग्नल दिया था। तब लोग कांग्रेस उस दिन मजाक उड़ा रही थी कि नहीं वो तो हवा हवाई बोल रहे हैं। उन्होंने सिग्नल दिया था और तीसरा कैंडिडेट उन्होंने आज उतार दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन का टेंशन नहीं होता तो शायद ये ना होता, और 48 वोट भारतीय जनता पार्टी के एक्सेस नहीं होते तो शायद नहीं होता। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस हालांकि दावा करेगी कि उसके पास 62 एमएलए जो कंफर्म है, बकाया के नहीं है, क्योंकि एक तो आपको पता है कि एक तो वो डमाडोल है, वो तो भाजपा को देंगी, एक सीट वेकेंट हो गई है, आंकड़ा साथ में जो है 62। हाँ, एक डिस्क्वालीफाई है, तो कहने का तात्पर्य 62 है। लेकिन एक्चुअली चाहे जो वोटिंग राइट्स होता है हाउस के अंदर, चाहे वो प्रेसिडेंट के लिए हो, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो, राज्यसभा पोल्स के लिए हो, वहां पर आज बिगर बताए कोई भी कैंडिडेट वोट कर सकता है। ऐसे में, और हुआ है देश में कई राज्यों में, जब कांग्रेस ताकत में होती है तब वो अपना उपयोग करती है, आज भारतीय जनता पार्टी ताकत में तो उपयोग करेगी। लेकिन वोट क्रॉसिंग की स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं होती, ठीक है, तो शायद वो थर्ड कैंडिडेट नहीं उतारती। तो कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी कांग्रेस की उसको समझ में आई होगी, तभी कहीं ना कहीं तीसरा कैंडिडेट। हिमानी सिंह जी, मीनाक्षी नटराजन के उम्मीदवारी को लेकर एक कह लीजिए कि सुगाड़ देखने को मिल रही थी कि एक पक्ष है जो नाराज नजर आ रहा है और उनकी दावेदारी को लेकर कुछ नकारात्मक बयान भी सामने आए थे, पोस्ट भी सामने आए थे। यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है कांग्रेस को क्या? मेरे को एक चीज का सवाल का बिसेन जी से जवाब पूछना था, और इसी माध्यम से, इस अपने सवाल के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहती हूँ कि आपने कल का एक इंसिडेंट सुना होगा, इंदौर में महापौर विधायक के समर्थकों के बीच में पत्थरबाजी और एफआईआर और पार्टी से निकालने और प्रभारी पद से हटाने का। तो अगर मैं इसको कहूँ गुटबाजी, या कहूँ कि विधायक असंतुष्ट हैं, मालिनी गौड़ के लोगों की एफआईआर तक नहीं लिखी गई और उनके प्रभारी को हटा दिया गया, ये सब कुछ किया गया, तो क्या ये संभावना नहीं कह सकते कि मालिनी गौड़ दे देंगी कांग्रेस के पक्ष में वोट, जब इतनी नाराजगी चल रही है? या जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी ने ठीक है बयान दे दिया, जिस तरह वो मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं, वो नहीं दे सकते कांग्रेस के पक्ष में वोट? या भूपेंद्र सिंह जिस तरह से लगातार विधानसभा में विरोध के स्वर मुखर करके दिखाते रहे हैं, वो नहीं दे सकते? लेकिन अभी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अति अहंकार में डूबे हुए हैं, उन्हें अपने यहाँ का असंतोष, अपने यहाँ की गुटबाजी, अपने लोगों की असंतुष्टि दिखाई नहीं दे रही है। उनको सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव जीतने का लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं और अपने ही लोगों के बीच में अंतर कलह जो हो रही है वो दिखाई नहीं दे रही। तो संभावना तो किसी भी चीज की बन सकती है। रही लेकिन हिमानी जी अंतर कलह की आवाज तो हर पार्टी से आ जाती है, लेकिन जब नतीजों की बात आती है तो वहां पर कांग्रेस की स्थिति डावाडोल हाल के दिनों में ज्यादा नजर आई है। क्यों? देखिए, ये सब समय परिस्थिति के अनुसार होता है। जब पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जीत के आए थे तब ये चीज कांग्रेस के बारे में, लेकिन नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब हमें पूरे आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या है? पूर्वज, आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या है? क्या कांग्रेस में टेंशन है इस बात को लेकर कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? मेरे अंतरात्मा की आवाज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मीनाक्षी नटराजन जी मध्य प्रदेश की इकलौती मुखर आवाज बनकर जाएंगी, क्योंकि बाकी के 29 सांसद और ये जो 2 राज्यसभा सांसद बनेंगे, ये सिर्फ मौन कठपुतली बनकर रहते हैं वहां पर, मध्य प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए यही मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि कोई तो ऐसा हो जो मध्य प्रदेश के लिए आवाज उठाए। नहीं तो क्या आपकी पार्टी को ये डर है, क्या आपकी पार्टी को ये डर है कि क्या कहते हैं क्रॉस वोटिंग हो सकती है, या फिर बीजेपी के नेता कांग्रेस विधायकों के संपर्क में है? क्या आपको ऐसा लगता है? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। मैंने शुरुआत में ही बोला, अगर कांग्रेस विधायक संपर्क में होते तो भारतीय जनता पार्टी ये बात कभी ओपन ना करती। अगर ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है, और मैं बिल्कुल आपको अगर मैं ये उदाहरण देकर ना बताती कि असंतुष्टियां तो वहां पे भी है, हो सकता है क्रॉस वोटिंग उधर से हो जाए। तो क्या इस प्रेशर पॉलिटिक्स से आप बैकफुट पर आ गए हैं? अगर क्या कहते हैं विधायकों को दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है तो? सर, बैकफुट पर तो ऐसी बात है कि चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में कई बार टेम्परेरी हार देखी, पर हम पर बैकफुट में आने वाले लोगों में से हम नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, विचारधारा है। बैकफुट पर लाने में तो अभी बहुत समय लगेगा। चिंता कीजिए कि जो भारत को कांग्रेस विहीन करने लगे थे, वहां तमिलनाडु में भाजपा विहीन होने की कगार पर खड़े हैं, और यही स्थिति धीरे धीरे आपको पूरे देश में, प्रदेश में भी हमारे देखने को मिलेगी। मैं आपसे ना समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी की इस वक्त स्ट्रेटेजी क्या है।
सर स्ट्रेटेजी, जब हमारे मन में कोई षड्यंत्र या कोई ऐसा खेल खेलने का मुद्दा नहीं होता तो स्ट्रेटेजी सिर्फ ईमानदारी होती है। मीनाक्षी नटराजन जी विधायकों से मिल रही हैं, उनसे संपर्क में है, उनसे अपने पक्ष में वोट डालेंगे और राज्यसभा में जीत कर जाएंगे। एक धड़ा पार्टी का धड़ा उनसे क्यों नाराज नजर आ रहा है फिर? देखिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन से धड़े की बात हो रही है। एक नरेश रामचंद्रानी जी के पोस्ट को लेकर कहा जा रहा है, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कौन सा इलेक्शन ऐसा होता है, चाहे नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव हो या मोहन यादव का विधानसभा चुनाव हो, जिसमें 100% वोट इनको मिले हैं। क्या कांग्रेस को वोट नहीं पड़े? और ये 1 से ज्यादा प्रतिशत पर, लेकिन फिर भी जीते हैं वो चुनाव। तो एक व्यक्ति के ट्वीट को कौन से धड़े की बात कर रहे हैं? इससे ज्यादा धड़े तो मैंने आपको ठीक है निशांत बिसेन जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि विधायकों की खरीद फरोख्त होने की गुंजाइश हो सकती है, या फिर विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी कोई और जोर आजमाइश कर सकती है। देवांश जी, मुझे तो कांग्रेस की हताशा अभी से दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हमने अभी आपके ही चैनल पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को सुना, तो एक तरीके से खींच उनकी दिखाई दी, और खींच उनकी जिस तरीके से हमने देखी, हिमानी जी, किसी और पर ना सही उन्होंने मीडिया पर ही भड़ास निकाल दी। तो ये थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास क्यों डगमगाया हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन दिव्यांशी मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे तीनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हम किसी मनोनयन की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे हैं, हम इलेक्शन में हैं, और इलेक्शन के लिए हमें समर्थन जुटाने के लिए अगर विधायकों का समर्थन मांगना होगा तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र के दायरे में रहकर मैंने आपको पहले ही कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हमें ये अधिकार देता है कि हम कितने प्रत्याशी उतारें, और ये कोई पहला मौका नहीं है। कांग्रेस ने कई मौकों पर अतिरिक्त प्रत्याशी उतारे हैं। 1998 का केस बड़ा मशहूर है, जब राम प्रधान और नजमा हेपतुल्ला इलेक्शंस में थे, कांग्रेस की तरफ से अतिरिक्त उम्मीदवार थे राम प्रधान। देखने का प्रयास कीजिए मैडम मैं अपनी बात रख लूं। चेकअप की जरूरत है, आपको आई चेकअप की जरूरत है, या फिर वो बीमारी हो गई? हिमानी जी मैं कांग्रेस, हिमानी जी बड़ी विनम्रता से, हिमानी जी बड़ी विनम्रता से मैं कहूंगा, मैं कांग्रेस की हताशा को समझ सकता हूं, मैं कांग्रेस की हताशा को समझ सकता हूं। आप व्यक्तिगत रूप से अपने लिए चिंतित होइए कि आपको ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो है ही नहीं। भूत प्रेत भी ऐसी चीजों में आते हैं जो होते ही नहीं है, पर दिखाई देने लगते हैं कुछ लोगों को। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं मैडम, मैं फैक्ट्स पर बातें कर रहा हूं। तो जो चीजें है ही नहीं वो दिखाई दे रही है, तो आप फैक्ट्स पे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है सत्यप्रकाश शर्मा जी, ऐसी चीजें दिखाई, क्या आपने अभी नहीं सुना? क्या आपने अभी नहीं सुना प्रदेश प्रभारी ने किस तरीके से खींच निकाली मीडिया पर? सुना मैंने, तो क्या नहीं, किस तरह से खींच निकाली बताइए आप। मैं बताऊं आपको, कैलाश विजयवर्गीय कल जो पत्थर, एक चैनल को उन्होंने टारगेट करके क्या कहा, आपने नहीं सुना? आपको एक चैनल को उन्होंने टारगेट किया, आपने नहीं सुना? पत्थरों से मार रहे हैं आप लोग, एक दूसरे के घरों पर जाकर आक्रमण कर रहे हैं, परिवार वालों को डरा रहे हैं, और इस तरह की चीजें। मैडम, हम इस समय राज्यसभा चुनाव में हैं, 10 दिन का वक्त बाकी है, अपना टेम्परामेंट थोड़ा अच्छा रखिए। अभी 10 दिन तक हम सबको भी इलेक्शन में रहना है। अच्छा सत्यप्रकाश शर्मा जी, कार्यकर्ताओं पर पत्थर मांग रहे हैं आप लोग, अपने कार्यकर्ताओं को मार देंगे। अब दिलचस्प बात यह सत्यप्रकाश जी कि हम चारों ने चश्मा पहना हुआ है, हम चारों ने चश्मा पहना हुआ है, फिर भी अब नंबर चेकअप कौन कराए पता नहीं, हम चारों ने चश्मा पहना हुआ है। मेरा सवाल आपसे यह है कि पर्दे के पीछे की भाषा अलग होती है और सामने भाषा अलग होती है। सिद्धांत की बात की जाती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाती है, लेकिन इतिहास गवाह है कब कब क्या क्या हुआ है, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। अब आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को क्या डर है, चिंता है क्रॉस वोटिंग का? उस क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस क्या क्या करेगी? मैं एक चीज ऐड करूंगा, उसके बाद फिर आपका जवाब दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता ना हो, दूसरा 48 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हो, ऐसे में कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप द्वारा मीनाक्षी नटराजन का कैंडिडेचर लाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं। इसीलिए आज ये सब चीज हो रही है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, ये भी तो मानना पड़ेगा ना, ये भी तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस अब जब कोई एक धड़ा अगर नाराज है तो नाराजगी अब खुलकर दिखाएगा नहीं, सब यही कहेंगे कि बहुत बेहतरीन उम्मीदवार है, सब अच्छा है। देखिए, अंदर खानों में आप जानते हैं, अगर ऐसा होता तो शायद हरियाणा में, बिहार में, उड़ीसा में कांग्रेस ने सब सीट जीत ली होती। क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी जीती है? तो आपका जो सवाल है वो वाजिब है कि अंदर खानों में ये नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार नहीं है ना। तो वो तो अंतरात्मा की आवाज भारतीय जनता पार्टी कह देगी, भले वो कुछ भी हो रहा हो, कैसे भी वोट आएगा।
मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर तीसरा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, नहीं तो तीनों एक साथ क्यों नहीं उतार देते थे? चुग को, अग्रवाल को और केवट को, इन तीनों को एक साथ उसी दिन नॉमिनेशन फाइल करवा देते। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस की स्थिति को देखा होगा, तभी तीसरा कैंडिडेट उतारा है। मुझे नहीं लगता अगर कांग्रेस कहीं ऐसे कद्दावर उम्मीदवार को लाती, दिग्विजय सिंह हो सकते थे, कमलनाथ हो सकते थे, अरुण यादव हो सकते थे, या उसी लेवल के दूसरे लीडर होते जिनके लिए विधायकों में एक कुछ अलग सम्मान होता। एक चीज, दूसरी चीज महत्वपूर्ण कि मीनाक्षी के लाने से क्या पॉलिटिकल इक्वेशन 2028 में कांग्रेस को फायदा देंगे? ये भी सेंट्रल लीडर को यहां थोपना नहीं। जब सरकार में पार्टी होती है और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत बड़ी होती है, तब सेंट्रल लीडरशिप अपने नाम राज्यसभा के लिए थोपते हैं, ये परंपरा रहती है। लेकिन जब ऐसी स्थिति निर्मित हो कि जहां पर पहले से भय व्याप्त हो, तो क्या इस कैंडिडेट को लाने से कांग्रेस क्या कॉन्फिडेंट थी? ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान कांग्रेस लीडरशिप पर आता है। और ऐसे में अगर ऐसा कैंडिडेट, मैंने तो कोई अंदर खानों की आवाज है, अगर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जानती थी मध्य प्रदेश की कि अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आया तो कैंडिडेट नहीं आता, वो तो इसी स्ट्रेटजी पर ध्यान दे रही। कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बता रही है। अब चाहे वो जरूरी है, मजबूरी है, ये हम नहीं कह सकते, ये उनका हक है। और बीजेपी दावा कर रहे हैं कि सीट हम जीतेंगे, और इन दावों की लड़ाई में अपनी अपनी तैयारी है। 18 जून का इंतजार तो आपको और हमें करना होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, चर्चा लगातार आगे जाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।